नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। अगर आपका जन्म 150-200 साल पहले होता और उस जमाने में अगर आपको नॉर्मल सा इन्फेक्शन भी होता, तब भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी दोस्तों कि आपकी उस नॉर्मल इन्फेक्शन से भी मौत हो सकती थी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, इसके कुछ रीजंस है। एक तो उस जमाने में जो लोग थे उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थे। चाहे आप कितनी भी इस चीज को कॉन्ट्राडिकेट कर लीजिए, लेकिन ये बात सच है कि पुराने जमाने में लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम थी। और दूसरा जो मेन कारण है दोस्तों, वो था एंटीबायोटिक्स। अगर मोर प्रिसाइजली कहा जाए दोस्तों, तो एंटीबायोटिक ही वो रीजन था जिसके ना होने के कारण इतने सारे लोगों की पास्ट में जाने गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर शुरू थी उस जमाने में क्या होता था, जो भी इंजर्ड सोल्जर होते थे, जो भी वर्कर्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, या जो भी वॉलंटियर्स होते थे, जब उन्हें इंजरी होती थी, मान लीजिए किसी को गोली लगी है, किसी का हाथ कटा है, किसी को खरोच हो गई है, तो इवन कभी कभी तो ऐसा होता था कि नॉर्मल खरोच से भी इतना ज्यादा इन्फेक्शन होता था और उस इन्फेक्शन की वजह से ही उन सोल्जर्स की मौतें हो जाती थी, क्योंकि उस जमाने में एंटीबायोटिक तो थी नहीं। और दूसरा जो मेन चीज था दोस्तों, वो था इन्फेक्शन, क्योंकि उस वुंड में, उस घाव में इतनी जल्दी इन्फेक्शन होता था। और उस जमाने में बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक ना होने के कारण वो इन्फेक्शन जो सरफेस पे होता था वो उनके ब्लड में आता था और उनके ब्लड से इंटरनल ऑर्गन तक पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उन सोल्जर्स को, उन वॉलंटियर्स को सेप्टिसीमिया हो जाता था। जब ये वर्ल्ड वॉर शुरू था तो उसी जमाने में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी एक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अचानक से कम हो गई है और एक अलग सा फंगस ग्रोथ हो गया है उनकी पेट्री डिश में, जो कि उनकी मिस्टेक से हुआ था। दोस्तों, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया तो उन्होंने सिमिलरली वही चीज पाई जो पहले पाई थी। हमेशा की तरह ये फंगस की ग्रोथ ज्यादा हो रही थी और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जो बैक्टीरिया था, वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। और यही वो टाइम था जहां पहली बार किसी एक एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नाम दिया था पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज तक मिला था। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस पेनिसिलिन की वजह से काफी ज्यादा सोल्जर्स की जानें बची थी। इवन उस जमाने में इतनी सारी बीमारियां हुआ करती थी दोस्तों जिनके इलाज नहीं थे, तो ये जो पेनिसिलिन थी क्योंकि ये वाइड स्पेक्ट्रम ड्रग थी, तो उस पेनिसिलिन की वजह से काफी लोगों की जानें बची थी। अमेरिका ने, ब्रिटिशर्स ने इसका मास प्रोडक्शन चालू कर दिया था, क्योंकि उस जमाने में प्रोडक्शन बहुत कम थे। तो अमेरिका ने पेनिसिलिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई कर दिया था, जिसकी वजह से सिर्फ वो अमेरिका में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहां पे ये सारी, उस जमाने में प्लेग बहुत ज्यादा कॉमन था। तो प्लेग ज्यादा कॉमन होने की वजह से उस जमाने में लोगों की मौतें बहुत ज्यादा होती थी। इवन ऐसा कहते हैं कि जितनी वर्ल्ड वॉर में मौतें नहीं हुई थी, उस जमाने में प्लेग की वजह से हुई थी। तो पेनिसिलिन एक ऐसा ड्रग था जो एक ड्रग ऑफ चॉइस था, जिसकी वजह से काफी लोगों की जानें बची थी। दोस्तों, जब विंस्टन चर्चिल को निमोनिया हुआ था तो जो एंटीबायोटिक उन्हें दी गई थी उसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वो ऐसी एंटीबायोटिक थी जिसने विंस्टन चर्चिल की जान 2 बार बचाई थी। एंटीबायोटिक का आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों हमारी लाइफ में। जी हाँ, अगर मान लीजिए अगर आपको कोई नॉर्मल इन्फेक्शन भी होता है, आपको ईयर इन्फेक्शन होता है, आपको स्टमक इन्फेक्शन होता है, आई इन्फेक्शन होता है, स्किन इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन में दोस्तों आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है हमारी लाइफ में। लेकिन दोस्तों, अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जस्ट बिकॉज कि हम एंटीबायोटिक्स पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारी आदत हो गई है। अब इवन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो जाए तो लोग एंटीबायोटिक्स उड़ा के खा लेते हैं। इवन कितनी बार ऐसा होता है कि लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, उससे एंटीबायोटिक ले लेकर खा लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि एक दो एंटीबायोटिक खा ली, पेशेंट को ठीक लगा, तो उसके बाद वो एंटीबायोटिक खाता ही नहीं है। कभी भी याद रखिए दोस्तों, ये गलती कभी ना कीजिए। हमेशा एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट कीजिए, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आप एक दो बार एंटीबायोटिक्स खा लेते हो और जब सेकंड टाइम आपको वही इन्फेक्शन होता है, तब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका होता है आपकी बॉडी में कि आपको उससे फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए याद रखें दोस्तों कि जब भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसका कोर्स पूरा कीजिए। और रही बात इसकी डिपेंडेंसिटी की, कि हम आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक लाइक सिफेलोस्पोरिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्यूनॉल्स है, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारी डिपेंडेंसिटी। हम हर इन्फेक्शन के लिए आज इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर कि हमारा तो काम ही नहीं होता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हम इतना ज्यादा ओवर यूज करने लगे हैं एंटीबायोटिक्स का, तो दोस्तों एंटीबायोटिक में भी अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुका है। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल टर्म में बताने की कोशिश करता हूँ कि जस्ट बिकॉज अब इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है दोस्तों, उसने भी कहीं ना कहीं अपने आप में मॉडिफिकेशन कर लिया है। वो भी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है दोस्तों कि उन्हें अब इन एंटीबायोटिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डॉक्टर्स के पास भी इतने ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है, इसलिए उन्होंने कभी कभी तो ऐसा होता है कि उन्हें बार बार ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा ओवर यूज हो चुका है एंटीबायोटिक्स का।
तो डॉक्टर्स के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं, इसलिए उन्हें भी वाइड स्पेक्ट्रम ड्रग्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा ओवर यूज कर चुके हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों कि जब ये सारी एंटीबायोटिक जो रहेगी उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना स्ट्रांग हो चुका होगा जस्ट बिकॉज कि हमने उसका इतना ज्यादा ओवर यूज कर लिया है। दोस्तों जहां तक आप कोशिश कर सकते हैं वहां तक इन एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करें। अगर आपको नॉर्मल सा इन्फेक्शन होता है, मान लीजिए अगर आपको सर्दी हो गई, खांसी हो गई या बुखार आ गया, तो आप डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स के ऊपर जंप ना करें। जब भी आपको एंटीबायोटिक लेना हो तो एक बार अपने डॉक्टर से कंफर्म कर ले, एक बार उनसे सजेशन ले लीजिए कि मुझे ये एंटीबायोटिक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि इवन कभी कभी लोग नॉर्मल से इन्फेक्शन के लिए, सर्दी खांसी के लिए बहुत बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है। दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेक श्योर दैट यू विल लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जरूर कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू।